नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कैंसर की बीमारी कितनी खतरनाक है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति की इस बीमारी से जान जाती है। ऐसे में अब तक एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि दुनिया में कैंसर से मौत के मुख्य कारणों में धूम्रपान और शराब का ज़्यादा सेवन शामिल है। 2019 में 3.7 मिलियन मौतें और 87.8 मिलियन कैंसर के लिए जिम्मेदार धूम्रपान और शराब का ज्यादा सेवन रहा है। ऐसे में जो लोग भारी मात्रा में शराब या फिर सिगरेट पीते हैं उन्हें सावधान होने की जरूरत है। आज ही उन लोगों को ये आदतें खत्म कर देनी चाहिए। दरअसल द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी में इसका खुलासा हुआ है कि यहाँ पर स्टडी ये बताती है कि साल 2019 में दुनिया भर में लगभग 44,50,000 लोगों की कैंसर से मौत हुई है और इन लोगों की मौत के लिए स्मोकिंग, शराब का ज्यादा सेवन, बीएमआई जैसे कई और खतरनाक कारक जिम्मेदार थे। अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मरे ने कहा है कि स्टडी बताती है कि कैंसर का बोझ एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है जो पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। स्टडी में स्मोकिंग कैंसर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कारकों में से एक बताया गया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स 2019 की स्टडी के परिणामों का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने इस बात की जांच की है कि कैसे 34 बिहेवियरल, मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल जैसे खतरनाक कारकों ने 2019 में 23 तरह के कैंसर्स के कारण होने वाली मौतों में अपना योगदान दिया है। तो चलिए आज कंज्यूमर इज किंग में इस खास पेशकश में आज हम इसी पर बात करेंगे। सवाल यहाँ पे हमारे ये हैं, द लैंसेट जर्नल का खुलासा आखिर क्या कहती है ये रिपोर्ट? स्मोकिंग, शराब और हाई बॉडी मास इंडेक्स का कैंसर कनेक्शन कैसे? 2019-2010 के बीच तेजी से क्यों बढ़ा है कैंसर? क्या तंबाकू सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए? तो यही हमारे बड़े सवाल हैं जो हम आज अपने मेहमानों से भी पूछ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ भी गए हैं। डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी बीएलके मैक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर सपन अशोक जैन, सीनियर कंसल्टेंट एएलजीआई और बैरियाट्रिक सर्जरी पारस हॉस्पिटल, और डॉक्टर अजय अग्रवाल, डायरेक्टर और एचओडी इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस नोएडा। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर सज्जन, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि इस रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग बहुत समय से शायद जानते भी हों, लेकिन जो कारण बताए हैं जिसमें 23 तरह के कैंसर्स जो हैं वो निकल कर आए हैं, उसमें मुख्य कारण स्मोकिंग, अल्कोहल और बीएमआई ये बताया जा रहा है। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? ये जैसे रिपोर्ट है एक तरह से दिस इज अ वैलिडेशन ऑफ जो हम एज डॉक्टर्स आप लोगों को बताते रहते हैं। तो सभी लोगों को प्रायतः पता है कि जैसे कैंसर जो है वो तंबाकू सेवन जो है वो सिंगल मोस्ट कॉज है। ऑलमोस्ट आप मेल्स के अंदर देखेंगे, इंडिया की रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें ये पाया गया है आईसीएमआर की स्टडीज के अंदर भी कि 40% ऑफ जो मेल के कैंसर्स हैं दे आर रिलेटेड टू टोबैको यूज। सो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स अकाउंट अराउंड 40% ऑफ ऑल कैंसर्स इन मेन इन इंडिया। तो सिमिलर तरीके से इसमें जो निकल के आ रहा है कि अराउंड 40-45% कैंसर्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 चीजों से रिलेटेड हैं, स्मोकिंग से या टोबैको यूज से, दूसरा है अल्कोहल और तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल विच लीड्स टू ओबेसिटी और हाई बॉडी मास इंडेक्स। तो ये हमारे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट हम लोगों को बहुत पहले से पता है। बट ये इस तरह की अगर अच्छे जर्नल्स में, रेप्यूटेड जर्नल्स में एक लार्ज पॉपुलेशन स्केल पे ग्लोबल अगर हम स्टडी की बात करें तो ये एक बड़ी स्टडी है जिसके अंदर ये पाया गया है। और ये जो हमारा हम जो आम लोगों से बात करते हैं उसी चीज को दोबारा से रीअफर्म करता है कि ये तीनों इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और सारे ही रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। ये आपने खास सही बात कही है कि तमाम फैक्टर्स प्रिवेंटेबल है, लेकिन डॉक्टर सपन 34 बिहेवियरल, मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल जैसे खतरनाक कारकों का पता चला है और
23 तरह के कैंसर से मौत हुई है। ये जो तमाम फैक्टर्स गिनाए गए हैं, इनको हम कैसे समझें? इनको अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो ये बिहेवियरल, मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल, ये क्या है जो डॉक्टर सज्जन बता रहे थे? क्या उसी को ही हमें विस्तार से और समझना होगा इन तरह की श्रेणी में डालने के लिए जो कैंसर्स आए हैं? इतने सारे 23 तरह के कैंसर से मौत हुई है, बताइए 2019 से। देखिए, अभी जो डॉक्टर सज्जन ने अभी राइटली बताया है कि कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें एक ओबेसिटी एक डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर पेशेंट ओबीज है, उनका बीएमआई 27 से अबव है और उनकी एडिपोसिटीज, अगर वो चाइल्डहुड से एडिपोसिटीज लेके चल रहे हैं तो सेल चेंजेस होते हैं, सो दे आर लाइकली टू डेवलप एज कंपेयर टू नॉन ओबीज पेशेंट के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनके चांसेस कैंसर होने के थोड़े से बढ़ जाते हैं। रीजन बीइंग कि अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, साथ में वो अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये मल्टीफैक्टोरियल रीजंस होकर उनके कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो लेंसेट जर्नल में आया है, इनकी जो स्टडीज आई हैं, तो ये कहीं ना कहीं, चूंकि यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे कंपैरिजन में वहां पे ओबेसिटी ज्यादा है, तो उनकी जो स्टडी है ये कहीं ना कहीं राइटली बताती है कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन टू डेवलप मल्टीफैक्टोरियल कैंसर लाइक एंडोमेट्रियम, सीए ब्रेस्ट, सीए एसोफेगस, सीए लंग, मल्टीपल ऐसे ऑर्गन्स है जो ओबेसिटी वन ऑफ द रीजन कि कैंसर डेवलप हो सकता है। सो द ओनली थिंग इज कि पेशेंट अगर अपना वेट मेंटेन करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखेगा, तो उनके इस तरह के कैंसर आने के चांसेस कम होंगे। डॉक्टर अजय, जब भी इस तरह की सलाह कि आप शराब मत पीजिए, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसे कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इस तरह की सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये समझाते हैं कि आपके शरीर में इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। होता क्या है असल में अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, और हाई बीएमआई तो खैर जैसा कि डॉक्टर्स तमाम दो कह ही रहे हैं, हमारे सज्जन और डॉक्टर सपन की, लोगों की लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके वेट गेन का और ओबेसिटी की तरफ जो आपका शरीर निकल पड़ता है। लेकिन मुझे इम्पैक्ट समझना है कि किस तरह से आपकी बॉडी शराब और तंबाकू के सेवन पर रिएक्ट करती है और ये कैंसर में तब्दील हो सकता है। देखिए, जो आपका पहला हम पकड़े तंबाकू का सेवन, तंबाकू इन इटसेल्फ वो एक जैसे दो तरह का यूज हुआ, एक स्मोकिंग के रूप में हुआ और एक लोकल च्यूइंग की तरह, जैसे हम गुटखा कहते हैं, पान मसाला में कहते हैं, तंबाकू खैनी कहते हैं, जिसका आप सेवन करते हो। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो बार बार जो इरिटेंट्स होते हैं, जो निकोटीन का जो अपना प्रभाव होता है, वो आपके सेल पे प्रभाव करता है, आपका वो म्यूटेशन कर सकता है जो आपको कैंसरस होता है। सिमिलरली जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में दो कारण से, एक तो तंबाकू इन इटसेल्फ और जो स्मोकिंग का पेपर होता है वो भी कार्सिनोजेंस होते हैं। ये जो सारे कार्सिनोजेंस हैं, ये आपके लंग्स में या कहीं भी जाकर आपके अंदर कैंसर का पोटेंशियल बढ़ाते हैं। इस तरह ये कैंसर आपको हो सकता है। सिमिलरली जैसे आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, आपके लीवर में दिक्कत होती है, जैसे लीवर बाद में दिक्कत होता है, अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है, बाद में उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसमें हेपेटोसेलुलर कैंसर की संभावनाएं बढ़ती है। सिमिलरली यदि हम ओबेसिटी देखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बहुत सारे मेटाबॉलिक जो चेन रिएक्शंस होते हैं वो आपस में इतना जुड़े हुए होते हैं कि आपके अंदर कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इसका जानकारी लोगों को नहीं है। हमें ये मालूम होना चाहिए हम इस वक्त जूझ रहे हैं दो रिस्क फैक्टर से। एक तो मॉडिफाइबल हुए जो हमारे हाथ में है, जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्यों मॉडिफाइबल है? जैसे जेनेटिक्स हो गई, हमें पारिवारिक रूप से मिले हुए हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ गए अपने आप। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, कुछ लोग ना सिगरेट पियेंगे ना अल्कोहल लेंगे, फिर भी कैंसर हो सकता है, वो एक अलग है, हमारे हाथ में नहीं है। बट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई, तंबाकू हो गया, आपका अल्कोहल हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे आपका एक्सरसाइज नहीं करना, वजन बढ़ना, फास्ट फूड का सेवन इत्यादि, इसमें हमारा हाथ है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
डॉक्टर सज्जन, ये बताएं कि किस तरह से ये जो तादाद है कैंसर की और तमाम जो कारक यहाँ पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी तादाद और इसका खतरा मर्दों में ज्यादा है, ऐसा कुछ है? ये अगर आप देखेंगे, अगर इस स्टडी में भी अगर आपने देखा होगा कि मर्दों के अंदर औसतन 3 से 6 गुना ज्यादा खतरा है इन्हीं जो फैक्टर्स की वजह से, जिसमें अगर हम देखें चाहे स्मोकिंग है, चाहे अल्कोहल इंटेक है, चाहे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, तो उनके अंदर जो फीमेल्स की कंपैरिजन में जो मेल्स के अंदर कैंसर होने का चांसेस है वो 3 से 6 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें जरूर एक डिफरेंस होता है, दोनों की बायोलॉजी और दोनों की इम्यूनिटी का भी एक डिफरेंस है। वैसे भी कैंसर जो है कंपेरेटिवली मेल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू वुमेन, बट इन रिस्क फैक्टर्स का भी ज्यादा इफेक्ट जो है वो मेल्स पे पड़ता है कंपेयर टू वुमेन। लेकिन डॉक्टर सपन, 2010 से 2019 के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि कैंसर की जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ रही है? और भारत ही नहीं, मैं ग्लोबली अगर समझना चाहूँ तो इसके प्राइम रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं, तो एक तरह से जागरूकता भी तो बढ़ती है लोगों की, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़े हैं कैंसर के। जागरूकता बढ़ी है, लोग ज्यादा अवेयर हुए हैं, तो वो टाइमली अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। जितना हम पेशेंट को टाइमली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वी कैन डिटेक्ट ऑल द डिसीजेस, नॉट इवन जस्ट कैंसर, रेस्ट ऑफ द अदर डिसीजेस आल्सो, जस्ट ऑन द टाइम और द बिफोर टाइम। अभी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए नाउअडेज सिर्फ ब्लड सैंपल से भी हम ये पता कर सकते हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर डेवलप हो रहा है, या अगर किसी को फैमिली में डेवलप हुआ है तो जो बाकी फैमिली के मेंबर्स हैं दे आर मोर प्रोन टू डेवलप कैंसर एज पर टू द अदर पर्सन। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कैंसर थायराइड हो गया, ऐसे बहुत से कैंसर्स हैं। तो अभी चूंकि टाइमली डायग्नोस हो रहा है, चूंकि पेशेंट के हेल्थ पैकेजेस, आजकल हेल्थ इन्वेस्टिगेशंस ये पेशेंट टाइम टू टाइम कर रहा है। आजकल हमने देखा कि कोई भी अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना है तो उसके पहले दे विल आस्क ऑल द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। तो कहीं ना कहीं अगर पेशेंट अननोइंगली, अगर उसे कुछ सिम्टम्स नहीं है बट अगर इन्वेस्टिगेशन में वो चीज डायग्नोस होती है तो दे आर मोर likely to get to know कि हाँ उन्हें कैंसर के ये शायद सिम्टम्स आ रहे हैं, और फिर वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो ये एक रीजन हो सकता है कि पेशेंट का नंबर बढ़ रहा है। प्लस अगर हम लाइफस्टाइल देखेंगे तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा एक फूड हैबिट है वो डेफिनेटली चेंज हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ी है, लोग अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में रखने लग गए हैं, एक्सरसाइजेस लोगों की कम होती जा रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि ये कैंसर डिटेक्शन या कैंसर रेशियो हमारा पिछले कुछ 8-10 साल में बढ़ा है। तो डॉक्टर अजय, अब किस हद तक कैंसर ट्रीटेबल है, ये हमको बताएं। ये कैंसर इतने तरह के हैं कि हेलो, हाँ, आवाज आ रही है जी, ये बोलिए। कैंसर हर तरह के होते हैं। हर डिफरेंट कैंसर का प्रोग्नोसिस अलग अलग होता है, उनकी स्टेजिंग भी अलग अलग होती है। ये एक ब्रॉड तरीके से नहीं बताया जा सकता, बट बहुत तरह के कैंसर यदि अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाते हैं वो कंप्लीटली क्योरेबल है। आप उससे पूरी निजात पा सकते हैं। नॉट ऑल द कैंसर बट मोस्ट ऑफ द कैंसर आर नाउ टोटली ट्रीटेबल, क्योरेबल। कुछ कैंसर को यदि आप लेट भी डिटेक्ट करते हैं तो आपकी लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, पेरिशन जिसे बोलते हैं, उससे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ाया जा सकता है, जिससे आपके पेन और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। तो मैनेजमेंट ऑफ कैंसर हैज इवॉल्व्ड, इतने दिनों में बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गई है और हर दिन चेंज आ रहे हैं, हर दिन प्रगति हो रही है साइंस की इस विषय में। और कैंसर पे काफी हद तक जो मेडिकल साइंस है उसकी पकड़ आ गई है। हम उसको क्योर कर पा रहे हैं, हम उनको जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर सज्जन, ऐसे कौन कौन से कैंसर्स हैं जो आपको इवन लास्ट स्टेज में पता चले तब भी क्योर हो सकते हैं, और ऐसे किस तरह के कैंसर है, खासतौर से 2019 के बाद जो 13 टाइप ऑफ कैंसर्स की यहाँ पर बात हो रही है जो निकल कर सामने आए हैं, वो कितने घातक हैं? जी डॉक्टर सज्जन। ओके,
सो ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ कैंसर्स के ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि जैसे टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हैं, तो आप जैसे देखोगे इंडिया के अंदर नंबर 1 अगर आप स्टडी में देखोगे तो लंग कैंसर सबसे ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर आप अगर देखेंगे इंडियन या साउथ ईस्ट एशियन रीजन में देखेंगे तो हम लोग तंबाकू का ना केवल स्मोक के फॉर्म में बट स्मोकलेस या च्यूएबल फॉर्म में भी यूज करते हैं, और इसी वजह से इंडिया के अंदर ना हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है, जो कि इसमें स्टडी में नहीं लिखे गए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है स्टडी का और इंडिया के जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिक डिफरेंसेस की वजह से। तो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हो गए या अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स हैं, ये मोस्टली अगर आप देखेंगे ये कैंसर्स हैं एरो डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसका मतलब जो एयरवे है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और लिवर है, तो ये मोस्टली इन पे काम करते हैं। और बीएमआई वाले जो या बॉडी मास इंडेक्स के रिलेटेड कैंसर्स हैं वो फीमेल्स में और मेल्स में कोलोन कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, तो ये इस तरह की कैंसर थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है बेस्ड अपॉन की कौन सा रिस्क फैक्टर कौन से कैंसर्स को वो करता है। अब आपके सवाल के हिसाब से कौन से कैंसर्स हैं जो लास्ट स्टेज में भी ठीक हो सकते हैं, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर हो गया है जो एडवांस केसेस में भी बहुत हद तक मतलब आप ये मान लीजिए फंक्शनली क्योर हो पा रहा है। इसी तरह से जो ब्लड कैंसर्स होते हैं उनको कोई स्टेज नहीं होता, वो प्रैक्टिकली स्टेज 4 ही होते हैं। बहुत सारे ब्लड कैंसर जो है आज की डेट में क्यूरेबल हो गए हैं, चाहे आप लिम्फोमास देखेंगे, चाहे ल्यूकीमियास, चाहे माइलोमा, तो ब्लड कैंसर्स के अंदर बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और भी कुछ कैंसर्स हैं जैसे कि आप मान के चल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, ये एडवांस स्टेज में होते हुए भी क्यूरेबल होते हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव टू ट्रीटमेंट। और अभी जो नए क्लास ऑफ ड्रग्स आए हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपीज हैं, टारगेटेड थेरेपीज हैं, इनकी वजह से अच्छी बात यह कि a fraction of patients who are even stage 4 can get a functional cure। इसका मतलब डिजीज इतने लंबे टाइम तक कंट्रोल में आ सकती है कि कभी कभी वो जो लाइफ स्पैन से भी आगे तक बीमारी कंट्रोल में रह सकती है। इसमें प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, ये सब कैंसर हैं जिनके अंदर ऐसी हम चीजें देख पा रहे हैं आज की डेट में, जो कि हम आज से 7-8 साल पहले नहीं देख पा रहे थे। तो डॉक्टर सपन, अब सवाल यहाँ पर यही उठता है, अगर इतने सारे कैंसर्स हैं जो अगर सही समय पर पकड़े जाएं तो क्योरेबल भी हैं, पकड़ा कैसे जाए? किस तरह से आपकी बॉडी आपको साइंस देती है, सिग्नल्स देती है जो अमूमन हम देखते हैं कि लोग इग्नोर कर जाते हैं? देखिए, सबसे पहले हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आता है। पेशेंट को अगर वेट लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, उनको अपने सपोज स्टूल्स में ब्लीडिंग हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि खांसी में खून आ रहा है, उनको लो ग्रेड फीवर चल रहा है, परसिस्टेंटली दे आर फीलिंग लो, सो ये कुछ ऐसे की सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को इमीडिएटली वन शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर कि अगर उनको कल ये तकलीफ हुई है तो ऐसा नहीं कि वो उसको लेके बैठे रहे। अगर उनको किसी भी तरह का बॉडी के किसी भी ऑर्गन से कुछ ब्लीडिंग होता है, स्किन पे ऐसा कुछ लंबे समय तक अल्सर्स बन रहे हैं, या जैसे अभी डॉक्टर सज्जन ने बताया कि हमारे यहाँ ओरल कैंसर्स काफी प्रोमिनेंट है। अब जो लोग काफी टाइम तक क्रॉनिक टोबैको च्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये एक सिंपल ओरल अल्सर्स है, और जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तब तक वो अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये ऐसे साइन बॉडी देती है बस पकड़ने के लिए, और पेशेंट को अपना एक कॉमन सेंस यूज करना है कि कल तक अगर ये सिम्टम मेरे बॉडी में नहीं थे तो आज ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये सब ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जिसको टाइमली अगर एक बेसिक फिजिशियन को, एक जनरल प्रैक्टिशनर को भी अगर पेशेंट कंसल्ट करता है तो उसके फिर सीरियली डायग्नोस करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उनको कैंसर है या नहीं, और अगर कैंसर है तो आज किस स्टेज पे वो पहुंचा है। अब शुरुआत में चर्चा में ये बात निकल कर आई है कि जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है कैंसर्स की, वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो कैंसर प्रोन है। डॉक्टर अजय, ये कैसे किया जा सकता है? किस तरह के टेस्ट होते हैं? किस तरह के कैंसर के लिए आपको पहले से ही जानकारी मिल सकती है कि आने वाले समय में क्या आपके शरीर में भी कैंसर डेवलप हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नंबर 1, जिनके घर में फॉर एग्जांपल कैंसर की शिकायत, सबसे कॉमन यदि हम देखें कि ब्रेस्ट कैंसर, यदि आप एक जेनेटिक टेस्ट, ब्राका टेस्ट कर लेते हैं और आपको यदि पॉजिटिव है तो चांसेस हैं कि यदि फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको यदि ये जेनेटिक म्यूटेशन आपके अंदर बॉडी में है तो आपको भी उसकी कैंसर की संभावना हो सकती है। सिमिलरली कोलोन कैंसर यदि आपकी फैमिली में रन करता है तो आप
अपनी कोलोनोस्कोपी करा के देख सकते हैं। ये तो एक मुद्दा हुआ जिसमें हमें मालूम चले कि हमारी फैमिली में है। बट आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि किस तरह एज ए सोसाइटी हम लोग मोर जागरूक हो सकते हैं इस तरह के कैंसर में। मोर ऑफ स्क्रीनिंग, एक तो जैसे आपने ब्रेस्ट के लिए देखा होगा कि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है सरकार की तरफ से, सबकी तरफ से, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। हर महिलाओं को ये समझाया जाए जब वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, वो किस तरह सेल्फ एग्जामिन करें अपने ब्रेस्ट लंप के लिए, और यदि इसमें गांठ है तो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, कुछ तरह के सिम्टम्स को हम लोग को टाइम एंड टाइम अगेन मीडिया के द्वारा हाईलाइट करना चाहिए कि लोगों को हम जागरूक करें। कई बार हमें मालूम चलता है कि पेशेंट को वजन कम हो रहा है 1.5 साल तक, और वो आपके पास आता है कहते हुए कि मेरे 1.5 साल से वजन कम हो रहा है। यदि पेशेंट को ये जागरूकता हो जाए कि यदि मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे रात को पसीने आते हैं, मुझे भूख अचानक कम होने लग गई है, मुझे कहीं भी शरीर में गांठ का संभावना लग रही है, मेरी खांसी में खून आता है, मुझे कब्जियत रहती है बहुत लंबे समय तक, या कब्जियत और दस्त होते रहते हैं, पेट में दर्द अचानक होता है, या मेरी आंखों में पीलापन आ रहा है, कुछ तरह की चीजों की ये सारी चीजें लिस्ट हम यदि लोगों को समझाते रहें, बार बार समझाते रहें, तो लोग और जागरूक हो जाएंगे, ये समझ पाएंगे कि किस तरह ये कैंसर हो सकता है। सिमिलरली यदि गांव से लेकर शहरों तक लोगों को ये समझाया जाए कि जब यदि आप ये तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू चबाते हैं, गुटखा चबाते हैं, तो आपके अंदर जो गम्स के अंदर या आपके गाल के अंदर कोई कलर चेंज हो रहा है, सफेदी आ रही है, नीलापन आ रहा है, ये सब प्री कैंसरस हो सकते हैं बाद में। तो आपको इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। कोई अल्सर यदि टंग में आपके जीभ के ऊपर कोई अल्सर हो रहा है जो हील नहीं कर रहा है, सब लंबे समय तक चले जा रहा है, आप तुरंत अपने डॉक्टरों से मिले। तो इस सब की जागरूकता हमें बढ़ानी चाहिए, और ये हमें स्कूल लेवल से बढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चों को भी स्कूल में माध्यम से मालूम हो कि क्या क्या अर्ली कैंसर के लक्षण होते हैं, ताकि वो जिंदगी भर इस बात को याद रखें और उनकी फैमिली को भी ये बात मालूम चले। तो हमें एजुकेशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा और डिफरेंट कैंप्स के द्वारा इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। आपने उठाई है, लेकिन जहां पर जागरूकता की बात आती है डॉक्टर सज्जन, देखिए शहरों में और मेट्रो सिटीज़ में तो लोगों में फिर भी काफ़ी हद तक जागरूकता है, ठीक है, और उन्हें कम से कम इतना पता है कि कैसे अपने रेगुलर इंटरवल्स में आपको मेडिकल टेस्ट कराने हैं, और सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, बाकी तमाम बीमारियों के लिए भी। मुझे ये बताएं, गांव कस्बों में क्या हाल है? वहाँ पर ज़्यादा तादाद में कैंसर के केसेस आते हैं? जो गांव और कस्बों में, और चाहे आज के डेट में हम एक तरह का डिवाइड माने कि ऐसा पहले डिवाइड था, आज से 20 साल पहले अर्बन एरियाज में कुछ कैंसर ज्यादा कॉमन थे, रूरल में कम थे। बट अभी जैसे कुछ टाइम से जो एक्सेसिबिलिटी हो गई है, चाहे वैसे कोई भी चीज हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे अल्कोहल हो, और इनफैक्ट खाना पीना भी, आज के में इंडिया में पॉपुलेशन के पास काफी हद तक आप बोल सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन भी काफी हद तक यूएस और यूरोप की पॉपुलेशन की तरफ ओबेसिटी की तरफ जा रही है। तो जो ओबेसिटी या हाई बीएमआई रिलेटेड कैंसर्स हैं, वो भी धीरे धीरे शहरों से गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। जागरूकता को लेकर मेरे मन में बस एक ही एज ए डॉक्टर हम जो देखते हैं कि इनफैक्ट ये इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप चाहे कितनी भी जागरूकता फैलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आज के डेट में हम लोग एक सिनेमेटोग्राफी या फिल्मों में या सीरीज में देखते हैं कि बहुत ज्यादा हद तक स्मोकिंग को या अल्कोहल को ऐसा कोई मेजर टैबू की तरह नहीं दिखाया जाता है। बहुत हद तक जो यंगर पॉपुलेशन है, वो जिस तरह के कैरेक्टर्स को देखती है, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है उनकी। हम चाहे एज ए डॉक्टर कितना भी बोलते हैं कि आपके लिए खराब है, आपके लिए ये है, आपके लिए वो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोल मॉडल्स हैं उनका भी बहुत मेजर इन्फ्लुएंस होता है लोगों के चॉइस के ऊपर, स्पेशली टीनेजर्स और अर्ली एडल्ट्स के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि कैसे उनके माइंड को टोबैको या अल्कोहल से दूर लेके जाया जा सके। ये एक बहुत पब्लिक हेल्थ का इश्यू है। तो सिर्फ जागरूकता फैलाने से नहीं होगा, जब तक रियली हम एज गवर्नमेंट, एज कम्युनिटी, एज सोसाइटी बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो दो चीजें हैं ये हमारी सोसाइटीज के लिए हार्मफुल है। तो डॉक्टर सपन, अभी हम बीएमआई की बात कर रहे हैं, हाई बीएमआई की बात कर रहे हैं, इसका मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज क्या होगा, और अगर इसे कम करना हो तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं? क्या आपको
आपको वाकई डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, या आप रेगुलर वर्कआउट के ज़रिए, नॉर्मल डाइट के ज़रिए, क्योंकि डाइट्स भी आजकल कई तरह की हो रही हैं, लोग अनशन तरह की डाइट कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से उनको और ज़्यादा बीमारियाँ पकड़ रही हैं। तो हाई BMI एक प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसको समस्या को ख़त्म कैसे किया जाए? 24 to 25 BMI हम मान के चलते हैं कि हमारे इंडियन सिनेरियो में नॉर्मल है, बट अगर 25 के ऊपर BMI बढ़ता है, BMI बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगी तो पेशेंट विल डेवलप लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक नंबर 1 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज, जॉइंट्स पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैकएक, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ओबेसिटी से मोर रिलेटेड है। नंबर 1, पेशेंट को खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो डाइट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि एक क्रैश डाइट हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि हमने 1 महीने में 10 किलो 15 किलो डाइटिंग से कम कर लिया और पेशेंट ये सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। सडन मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी के लिए कभी भी अच्छे नहीं रहते हैं। इट हैज टू बी ग्रेजुअल, सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म। वेट लॉस का ये मतलब नहीं है कि मैंने 3 महीने में 30 किलो कम कर लिया। इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल वेट लॉस। अगर वो चीज हम करते हैं तो बॉडी मेटाबॉलिकली स्टेबल रहेगी और उनके जो भी शुगर और हाइपरटेंशन या ओबेसिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सेटल रहेंगे। अब अगर पेशेंट अपना डाइट से या एक्सरसाइज से ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, देन दे मस्ट कंसल्ट अ ओबेसिटी सर्जन। उसमें हमारे पास कई तरह के ऑफर्स हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी, और अभी नया एक एल्यूरियन कैप्सूल आया है जो एक तरह का बलून है जो हम पेशेंट के स्टमक के अंदर डिलीवर करते हैं विदाउट एनी एंडोस्कोपी, विदाउट एनी सर्जरी एंड विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये अगर बलून पेशेंट के पेट में जाता है तो उनकी एपेटाइट कम होती है, हार्मोन सप्रेस होते हैं एंड दे विल लूज अराउंड 15 to 20% ऑफ देयर एक्सेस बॉडी वेट। एक्सेस बॉडी वेट से मेरा मतलब है अगर किसी पेशेंट का वजन 100 किलो है, अगर हमने वो कैप्सूल या किसी भी तरह का वेट लॉस प्रोसीजर किया है तो पेशेंट विल लूज अराउंड 20 to 25 kgs इन अराउंड 4 to 6 months। तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैबिट फॉर्मिंग प्रोसीजर है जिससे पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेगा और उस लाइफस्टाइल को अगर वो लॉन्ग टर्म मेंटेन रखता है तो जो हम आज हमारा टॉपिक है कैंसर, हम इन सब चीजों को आगे तक रोक सकते हैं एंड पेशेंट विल हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। चलिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये जो आपने अंत में शब्द कहा है ये बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है और जिस तरह से तेज़ी से कैंसर फैल रहा है पूरी दुनिया में। बहुत ज़रूरी है कि टाइमली डायग्नोसिस के लिए आप लगातार अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।